बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उनका एक ब्लूपर बड़ा वायरल हुआ है। मिशी खान जी इसी तरह करते करते ना वो ऐसे ढस, तो मुझे सोफ़े वाली जगह, क्योंकि मेरा वो नहीं है ना, हत्ती नहीं है, वरना मैं हत्ती पे बैठ जाती। मुझे इतना अच्छा लगा वो ब्लूपर, उन्होंने खुद अपलोड भी किया। यार हो जाता है कभी किसी से गलती हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है। तो खैर ये तो मैं एक्ट कर रही थी, मैं कोई गिरने वाली नहीं थी। मगर मैं आपको बताऊँ इतने मज़े का ब्लूपर लगा मुझे। इंसान है यार, कभी किसी इंसान के साथ ऐसी कोई मस्ती हो जाती है, कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो उसको एंजॉय करें। और उन्होंने खुद भी लगाया कि आप लोग को हंसने का मौका मिले। हर वक्त सड़े गले बैठे रहते हैं, हर वक्त मुंह सड़ा के बात कर रहे होते हैं, या फिर अजीब से कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं किसी की ज़ात पर, किसी की पर्सनालिटी पर। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा हंसा करें, अच्छे अच्छे जो कमेंट्स है वो किया कीजिए, हेल्दी बातें किया कीजिए। आज देखें, अब सुबह सुबह मैं चाह रही थी कुछ अच्छी हेल्दी बात करने के लिए कि आपके सामने कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आऊँगी। आज भी बुरी खबर है। और क्या बुरी खबर है? हमारा जो शहर है नाज़रीन, लाहौर, वो फिर से पहले नंबर पर आ गया है पूरे दुनिया में। दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है आज फिर से। आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नाज़रीन, वो 340 है। आपको समझ आ रही है 340 क्या? अगर लाहौर में भी मैं डिफरेंट इलाकों की बात करूँ, जो गुलबर्ग का एरिया है, वहाँ पर 580 है। गुलबर्ग के जो एरिया में ना, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आपने भी देखा होगा। ऑफिसेज हैं, बाकी सारा वो एरिया लगता है जहाँ पे सारे वो कमर्शियल एरिया भी बने हुए। अब कल रात की अगर मैं आपकी बात बताऊँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं आ रहा है, इतना ज़्यादा धुआं आ रहा है, इतनी आँखों में जलन रही है लोगों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने बुरे हालात हैं। अभी गला, सांस, लंग्स, खांसी, इन्फेक्शन, वायरल, इन्फ्लुएंज़ा, कोल्ड, फ्लू, ये सब कुछ आपको जो है ना अपनी लपेट में लेगा। और मैं ये बता दूं, इन्फ्लुएंज़ा जो है ना वो जानलेवा हो जाता है, ठीक है। मेक श्योर सुबह उठते के साथ ही आपको बड़ा शौक होता है ना कि आप खिड़कियां खोल देते हैं, ठीक है, अच्छी एयर के लिए दरवाजे खोल देते हैं। वो अच्छी एयर नहीं आ रही, आपने वो जो गंद है ना, वो जो धुआं है ना, वो आप अपने घर के अंदर जो है ना उसको वेलकम कह रहे हैं कि आइए, आपका इंतज़ार था। यार प्लीज़ अपनी विंडोज़ भी बंद रखें, अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपने बच्चों को भी सेफ़ रखें। बिला वजह बच्चों को बाहर मत निकालें। कल मेरी बेटी फ़राल इतना रो रही थी, इतना चीखी है, मामा मुझे खेलना है, मामा मुझे साइकिल चलानी है। मैंने इसको कार पार्क के एरिया तक भी नहीं जाने दिया। क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे इस तरह से बाहर जाएँ, खेलें कूदें, मगर हम अपने घर के बच्चों को उस तरह से बाहर कैसे खेलने दें जब ये गंदी एयर आ रही है आपकी, ठीक है, इस तरीके की धुआंधार, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो फिर आप किस तरीके से अपने बच्चों को कह सकते हैं जाओ बाहर खेलो। अब एक किसान भाई हैं, मैं उनको साथ भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनकी जो फसलें कटाई के बाद जो बच जाती हैं, ठीक है, उसको प्लीज़ आग ना लगाया करें। आपसे ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगी, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, प्यार से आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन जो समझ के आप प्लीज़ मुझे ज़रा मेरी बात को उसको समझें, गौर करें। आप उन फसलों को आग मत लगाया करें, इससे और ज़्यादा जो है ना हमारी एयर जो है वो और गंदी हो जाती है और हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र। तो ये बैड न्यूज़ थी, आपको बताना ज़रूरी था। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये वो टॉपिक है मुझे लगता है जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, और लॉयल्टी की बात मैं करना चाहूँगी यहाँ पर आज। सिर्फ लॉयल्टी जो है वो मर्दों में नहीं देखी जाती। हम तो हर बात पे कहते हैं ना कि मर्द लॉयल हो, मर्द लॉयल हो। मर्द लॉयल नहीं था, ठीक है, बीवी के साथ दगा कर दिया, बीवी को छोड़ दिया, या प्यार मोहब्बत के टाइम पे जो है ना वादे कस्में दे के तो शादी नहीं की। लॉयल्टी, यार लॉयल्टी हर रिश्ते में पाई जाती है, मगर आज मैं ज़्यादा फोकस मियाँ बीवी के रिश्ते पे रखूँगी। बीवी का भी लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बीवियाँ अपने शौहर को पसंद ही नहीं करती, शादी हो जाती है उनके साथ वो लॉयल नहीं होती। जब पसंद ही नहीं कर रही, आप दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो कहाँ से लॉयल्टी? इसको एलैबोरेट करने के लिए ये मेरे लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, ना मेरी लैंग्वेज आपको समझ आती है। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर नबिया अली ख़ान है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको बताएंगी, आपको समझाएंगी कि किस तरीके से मर्द और औरत में लॉयल्टी जो है वो पाई जाती है और किस हद तक पाकिस्तान में क्या रेशो है। ठीक है जी, हम ज़बरदस्ती किसी को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, जो हकीकत है वो हम सुनते हैं नबिया अली ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम नबिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, करम अल्लाह की ज़ात का। आप सुनाइए।
अल्लाह का शुक्र, लुकिंग एज यूजुअल प्रिटी माशाल्लाह। एंड यू टू माशाल्लाह। थैंक यू। नाइस कलर, नाइस हेयर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नबिहा, आज का टॉपिक बड़ा डेंजर है मेरे लिए, लोगों के लिए, मगर इस डेंजर जोन से आप ऐसे लोगों को पार कर देती हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जो लॉयल्टी है ये हम मर्द औरत में कैसे देखें, औरत मर्द में कैसे देखें, और ये है क्या? मैं हमेशा कहती हूँ वफ़ादारी एक ब्रांड है और हर बंदा ब्रांडेड नहीं होता। वफ़ादारी को जो है वो तलाश करने के लिए आपको कोई मेजरमेंट्स नहीं है जो किसी में देखने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। बस वफ़ादारी जो है ना वो इंसान को या तो गॉड गिफ्टेड मिलती है या फिर उसके जो है वो माँ बाप की तरफ से उसको जेनेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होती है। वफ़ादारी में हर बंदा वफ़ादार अगर हो जाता तो फिर बेवफ़ाई का कॉन्सेप्ट ही ना रहता। बेवफ़ाई इसीलिए है कि कुछ लोग यहाँ पे वफ़ादार हैं। अगर वो वफ़ादार ना होते तो ज़ाहिर है बेवफ़ाई का लेवल ही ना होता। बेवफ़ाई तब होती है या वफ़ादार बंदा जो है वो तब होता है जब आप दो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप जैसे आज आपने जो है वो टॉपिक रखा हुआ है, एक सबसे बड़ा रिलेशनशिप है, दुनिया कायम हुई इस रिलेशनशिप पे। और फिर आगे रिलेशनशिप चलाने के लिए हमें बहुत से जो है वो साइकोलॉजिकल हमारे पास रीजंस भी मौजूद हैं, माशरती तौर पर भी हमारे पास बहुत सारे मामलात मौजूद हैं। लेकिन आज तक मियाँ बीवी ये नहीं समझ पाए कि लॉयल्टी क्या है, सिंसेरिटी क्या है, वफ़ादारी क्या है और ये कैसे करना है। देखिए, औरत का वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है और मर्द का जो है वो बाज़मीर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में मैं ये समझती हूँ कि ये अगर कोई मर्द जो है वो बाज़मीर है ना, उसका ज़मीर ज़िंदा है, तो वो हर हाल में जो है वो निभाने की कोशिश करेगा अपने रिश्ते को, हर तरह से जो है वो उसको लेके चलेगा। और अगर औरत वफ़ादार है, वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत रखती है, उसके साथ जो है वो एक उसका ताल्लुक़ है, कनेक्शन है, तो वो कभी भी जो है वो अपने घर को तोड़ने की बात नहीं करेगी। हमेशा वो औरतें घर को तोड़ती हैं जिन्हें अपने शौहर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जो उनके साथ वफ़ादार नहीं होती, या जिनके क्राइटेरिया या सोचें या ख्वाहिशात कुछ डिफरेंट होती हैं कि वो किसी और चीज़ में जो है मादी ज़िंदगी में पड़ी होती हैं। किसी को पैसे का शौक़ है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है, चीज़ों का शौक़ है, मामलात का शौक़ है। ये सारे शौक़ जो हैं वो औरतों को, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ से तजावुज़ करते हैं तो आप अपने रिश्ते को ख़राब करते हैं। जब भी आप रिश्ता करने लगें तो कम से कम ये ज़रूर देखें कि ख़ानदान क्या है। लोगों के साथ रिश्ता ताल्लुक़ रखने के लिए जो है वो लड़की का अच्छा होना या लड़के का अच्छा होना ही नहीं, बल्कि ख़ानदानों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप दो ख़ानदानों में शादी कर रहे हैं माशरती तौर पे पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में जो है वो दो लोगों में शादी नहीं कर रहे, दो ख़ानदान एक हो रहे हैं, दो ख़ानदान एक हो रहे हैं। यस। अच्छा, एक मुझे और बात बताइएगा जी, ये जो शादी का रिश्ता होता है, ठीक है, और ये जो एक लॉयल्टी जिसमें आप बात करी है कि ट्रस्ट फैक्टर, जिसमें सब कुछ ईमानदारी, वफ़ादारी सब कुछ आ जाती है, ये अंधा एतमाद होता है या फिर इसको आजमाना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, इसकी आजमाइश है? अच्छा देखिए, ना तो आप कभी अपने अच्छे दोस्तों को आजमाएं, ना कभी शौहर अपनी बीवी को, और ना बीवी कभी शौहर को आजमाए। जो वफ़ादार होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें वफ़ादारी होगी ना वो आप पे ट्रस्ट लेवल उसका जो है वो नज़र आ जाएगा कि वो आप पे ट्रस्ट कितना करता है। देखिए, आप एक शख्स को कैद करके रख लें पिंजरे में, वो शख्स वो पिंजरा तोड़ के जो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक जानवर को भी कैद कर लें कि आप जो है वो एक हसार बना रहे हैं कि इंसान के गिर्द कि तुम्हारी बस ये डोमेन है, यहाँ से तुमने बाहर नहीं निकलना। आप इस शो को जब तक आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगी, आप खिल के नहीं करेंगी, आप अपनी जो है पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं करेंगी, आप शो अच्छा नहीं कर पाएंगी। आपको अगर इंस्ट्रक्शन ये हो कि तुमने बस तुम्हारी ये लाइन और लेंथ है, इससे आगे नहीं निकलना, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगी। मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसे ही है कि आपने कोई लाइन एंड लेंथ तय नहीं करनी, आपने कोई बाउंड्री लाइंस तय नहीं करनी है कि जी मैं इतना करूँगा, तुमने इतना करना है, मैं तुम्हारे साथ इतना चलूँगा, तुमने इतना चलना है। नहीं, आपने अपनी तरफ से अच्छा करना है और दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे तो आप कभी भी वफ़ादारी तक नहीं पहुँच पाएंगे। वफ़ादारी एक इंसान में होती है और वो वफ़ादार होता है। आप उसको कहीं भी छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें। कहते हैं ना कि जो जाने वाला होता है उसको वास्ता नहीं देते, रास्ता देते हैं। लेकिन फिर सूरत हाल ये है कि आपके साथ जो वफ़ादार है ना उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो आपका है तो वो वापस आएगा, आपके साथ ही रहेगा। कुछ लोग देखें ना, वफ़ादारी के दावे करते हैं ना, तो ज़बान से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लफ्ज़न तो वादे, कस्में, इरादे, चांद तोड़ के लाने की भी बातें, और वो कि आपको पूरी तसल्ली, आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं अपनी बातों से, लफ्ज़ों से। मगर जब प्रैक्टिकली उनकी इनर सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो वो खुश नहीं होते, ना ही उनको कोई वो दावे जो कर रहे होते हैं वो उसके साथ मैच कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, इतना तो इंसान को तजुर्बा होना चाहिए कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो दिल से कर रहा है या ज़ुबान से कर रहा है। अब
दिल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी नज़र में। दिल तो को देखे मासूम भी तो देखे होते हैं ना, ना, दिल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिमाग कॉन्सेप्ट है। लोग दिमाग से बात करते हैं, आपको पता है। कुछ लोग जुबान से बोलते हैं, कुछ लोग इखलाक से बोलते हैं, कुछ लोग दिमाग से बोलते हैं। जो दिमाग से बोलते हैं ना और दिमाग को सही पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करते हैं, वो कामयाब हैं, वो ब्रांडेड हैं, वो वफादार हैं। वफादार होना एक आपका एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है जिसको आप डेवलप करते हैं। वफादारी को आपने आज ब्रांड का नाम दिया, मतलब Exactly. आपने कहा है जो वफादार है वो ब्रांडेड है। यस, वो ब्रांडेड है। वो आप उसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का है या लड़की, चाहे वो लड़का है चाहे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस ब्रांड को, इस वफादारी को, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है जिसमें लॉयल्टी की बात हो रही है, उसको इलेबरेट करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कोई मसला है, कोई ऐसे केस हैं आपके, तो डिस्कस कीजिए। हमारे साथ नबी अली खान मौजूद है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है तो कॉल कर सकते हैं। हम लॉयल्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, मियाँ और बीवी के रिश्ते की। अच्छा, अब आप यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मियाँ कितना लॉयल होता है, बीवी कितनी। अगर मियाँ ने 2 शादी की हुई है, 3 शादियाँ भी की हुई होती हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर वो किस तरीके से पता चलेगा कि वो कितना लॉयल है, कितनी मोहब्बत है अपनी बीवी के साथ? यहाँ भी तो बयान कीजिए ना। ज़रूरी थोड़ी सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक ही शादी की हुई हो। सही, आप बताएं ना। देखिए, आप देखिए अपनी लाइफ में आपके बच्चे 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं। लोगों के 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। क्या वो उन बच्चों के सबके साथ बराबर का प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक बच्चा तो लाडला होता है ना, चाहे वो सबसे छोटा हो चाहे वो सबसे बड़ा हो, दिल के करीब हो जाता है। दिल के करीब हो जाता है वो, चाहे अपने अंदाज से हो या अपनी बात से हो। इसी तरह बीवियां भी होती हैं। कोई भी मर्द एट अ टाइम अपनी तीनों बीवियों के साथ वफादार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक बीवी उसकी जो है वो पसंदीदा लाजमी होती है। इसका मतलब अगर पहली बीवी है और पहली बीवी के बाद अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसका मतलब तभी करता है जब वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं होता। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट हो गया आपके कहने का मतलब। अब वो अगर दूसरी शादी करता है और वो दोनों को भले बराबरी का हिस्सा भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, मगर उसका दिली लगाव और उसका रोमांस और उसका इश्क जो है फिर भी कमी है, फिर भी कमी थी ना, कमी तब थी। तीसरी आई। हाँ, तब तीसरी आई। तो वो तीसरी जो है उसके साथ अगर है कहानी, तो इसका मतलब है कि फिर लॉयल्टी, सिंसियरिटी और मोहब्बत, सारा रुझान जो है वो फिर तीसरी है। और अगर सिर्फ 2 हैं तो उसका मतलब पहली की सिचुएशन तो ख़राब हो गई कि वो पहला सही नहीं चल रहा था केस, तो वो दूसरी तरफ गया और अब वो भले खर्चा एक दूसरे को, दोनों को बराबरी का दे रहा है, मगर दूसरी तरफ रुझान दिल ज़्यादा है। देखिए, इस्लाम भी कह रहा है कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करो। ऐसे नहीं है कि दूसरी, तीसरी शादी जो है वो ऐसे ही कर लो, मतलब कि आपको शौक है तो दूसरी, तीसरी शादी कर लें। नो, इंसाफ कर सको तो। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि सबसे एक जैसा प्यार करो, सबको एक जैसी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करो, सबके साथ एक जैसा टाइम स्पेंड करो। लेकिन क्या मर्द ऐसा कर पाते हैं? नहीं। किसी बीवी को ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है, किसी को कम टाइम मिल रहा होता है, किसी के साथ बहाने चल रहे होते हैं, किसी को इग्नोर पे डाला होता है। और पहली बीवियां तो अक्सर इग्नोर हो रही होती हैं। अगर आप मुझे एक और पहली बीवी से कहने पे लोग होके ही बंदा दूसरी की तरफ जाता है। अच्छा, कहने पे लोग जो ये बात करते हैं कि पहली बीवी ठीक थी, पहली बीवी बहुत अच्छी थी, घरदारी भी संभाली हुई थी, बच्चे संभाले हुए थे, खानदान लेके चले, मगर उसके बावजूद इसने जो है ना पहली छोड़ के दूसरी शादी कर ली। ठीक है, अब वो उसको दूसरी से जो मोहब्बत हो जाती है, अब वो सिचुएशन जैसे आपने कहा कि पहली में कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसकी शादी में, तब भी वो दूसरी शादी करता है। तो ये किस तरीके से जो देखने वाले, पहली बीवी जो है ना, उसने खानदान संभाल लिया, उसने बच्चे संभाल लिए, उसने किचन संभाल लिया, उसने घर संभाल लिया। शौहर को किसने संभालना था? वाह, पहली बीवी ने सारा कुछ संभाल लिया शौहर का, लेकिन शौहर ही ना संभाल सकी। वाह, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? आपको शौहर को संभालना था, उसकी ख्वाहिशें हैं, उसकी मोहब्बत है, उसकी चाहत है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। मर्दों को भी वैसे समझना चाहिए, लेकिन मैं मर्दों को यहाँ पर जो है ना वो बड़ा डिफरेंट महसूस करती हूँ कि जब वो एक बीवी से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं कि ये हमारा घर भी देखे, ये हमारे बच्चे भी देखे। एक औरत को सिर्फ सजने संवरने का कह दिया जाए ना, तो औरत से हसीन शाहकार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो सिर्फ सच संवर के जो है वो बैठी रहे, मैं कहती हूँ एक मर्द को उसी औरत से 10 दफ़ा मोहब्बत हो सकती है अगर सिर्फ औरत को ये हुक्म दे दिया जाए कि बस तुमने सच संवर के जो है मेरे सामने बैठना है। वो रोज़ाना आपको अपने ऐसे रंग दिखाएगी, ऐसे हुस्न दिखाएगी, ऐसे जलवे दिखाएगी कि मर्द जो है वो उसी औरत से दूसरी, तीसरी क्या वो कभी सोचेगा भी नहीं शादी का। लेकिन एक औरत पे जिम्मेदारी इतनी डाल दी, उसे किचन भी दे दिया, उसे घर भी दे दिया, उसे बच्चे भी दे दिए, उसकी सारी लाइफ ख़राब हो गई, उसके सारा बॉडी स्ट्रक्चर, उसका माइंड,
माइंड, उसकी फिजिकल सिचुएशन, उसकी एक्सपेक्टेशंस, सब चीज़ें तो आपने मलिया मेट तो कर क्या दी। उसके मर्द बाद के आपने लिए एक्सपेक्टेशन लगा ली कि ये औरत फिर भी परफेक्ट रहे, तभी तो आप दूसरी औरत की तरफ गए हैं, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज़ में आपने बहुत कुछ शामिल कर दिया। नहीं, मगर प्लीज़ क्या मर्द ये मर्द के लिए समझे सिर्फ बात को। सजना सवरना इज़ इम्पोर्टेंट कि जो उसकी बीवी है वो सजी सवरी बैठी रहे और बाकी काम करे ना करे, उसकी चीज़ें किसी खाते में नहीं है, जो पूरा घर देख ले, बच्चे संभाल ले, ख़ानदान संभाल ले, वो उसका कोई देखिए वैल्यू मैं नहीं वही है। तो कह रही हूँ कि एक मर्द को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए ना, कि जो औरत पर आप इतनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वो औरत सारा दिन सज संवर के कैसे बैठ सकती है। यही तो कह रही हूँ कि आप उसको जो है वो स्पेस दें। उसी औरत को सजाने संवारने पे जो है वो आप जो चीज़ बाहर देखने जा रहे हैं, वो चीज़ आप अपनी बीवी के साथ शेयर करें। उसे बताएं कि मुझे ऐसी औरतें पसंद हैं, और बीवी खुदा के लिए सुनो शौहर की, उसे इजाज़त दो ये कहने की कि उसे कैसी औरतें पसंद हैं। उससे जानो उसके दिल की बात कि उसे किस तरह की बीवियां जो है वो पसंद हैं। और ख़ास तौर पे बीवियों को ये चाहिए कि वो शौहर के अंदर की सिचुएशन को समझें। कितने शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से खुलम खुला ये कह सकते हैं कि मुझे ऐसी औरत पसंद है। वो जहाँ बताएंगे ऐसी औरत पसंद है, वो कहेगी अच्छा तो कोई औरत आपकी ज़िंदगी में है, कौन सी औरत कौन देखी से नंबर है, किनसे बातचीत किसको चल ज़्यादा रही है, गौर से देखते हो, किनको देख रहे हो, किनको फॉलो किया हुआ है सोशल मीडिया। ये जुमले अब उस शौहर की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। उस टाइम वो परेशान हो जाएगा, इरिटेट होकर वहाँ से जब वो निकल जाएगा, आपने अपनी स्पेस ख़राब कर दी। चले जी, अब एक और पहलू पे मैं आपसे सवाल करती हूँ। ज़रा देखें, मैं माशरे के जो जो मसले हैं ना उनको आपके सामने पेश कर रही हूँ। टिपिकल मसले लेके आ रही है मेरे सामने। अच्छा, अब देखें, कुछ ऐसी भी तो औरतें होती हैं, यहाँ तो हमने औरतों को सपोर्ट किया है, हाँ। कुछ ऐसी भी होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि मियाँ साहब जो है दिन रात मेहनत करके, मुशक्क़त करके, काम करके, लोगों की ठोकरे खा के तो घर आते हैं, तो घर के नीचे जो है वो एक बाइक पहले से खड़ी होती है, एक गाड़ी पहले से खड़ी होती है, अगर जल्दी गलती से घर आ जाए तो। या फिर अगर बेगम के मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आ गया, मियाँ काम पे, तो वो रॉन्ग नंबर जो है वो काफ़ी देर तक लंबी कॉल बिजी है, रॉन्ग नंबर ही है, और फिर मियाँ पूछते हैं क्या है, तो वो आगे से मैं अम्मी से बात कर रही थी, घर बात मैं अपनी बहन से, अपनी सहेली से बात कर। फिर क्या सिचुएशन है, ऐसे में क्या करे वो मर्द? बेवफा औरतें हैं ये बेवफा और बेज़मीर औरतें हैं जो अपने शौहर के होते हुए किसी दूसरे मर्द की तरफ निगाह उठा के देखती हैं, किसी के निकाह में भी, जो किसी के निकाह में होते हुए जिनका आधा ईमान जो है वो निकाह ने मुकम्मल कर दिया है, उसके बाद भी बेहरारवी का सोचती हैं। उसके बाद भी अपना जो फारिग वक्त है वो अल्लाह के साथ गुजारने की बजाय, अपने नेक कामों में गुजारने की बजाय, अपने बच्चों को या अपने घर को देने की बजाय जो है वो लड़कों से बातें करने में जो है वो इंटरेस्ट लेती हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमारा ये टाइम जो है वो पास करवा दे। इवन जो है वो हैंड फ्री लगी होती हैं, जो है वो एयरपॉड लगे होते हैं कानों में, और बातें चल रही होती हैं किचन में, जो है वो खाने बन रहे होते हैं, बातें भी सुनाई जा रही होती हैं, सुनाई जा रही होती हैं, शिकवे शिकायतें चल रही होती हैं, सास की बातें, ससुराल की बातें, इसने मुझ पे ये जुल्म कर दिया, ऐसी मियां की चैट स्क्रीनशॉट भी, अगर मियां में लड़ाई हो रही है उसकी चैट स्क्रीनशॉट बदनसीब है ये औरत। मैं कहती हूँ बदनसीब है ये औरत जिसके पास शौहर जैसा जो है ताकत मौजूद है, शौहर जैसा जो है मुहाफिज मौजूद है, और वो उस मुहाफिज के खिलाफ जाते हुए जो है वो किसी बाहर के गैर महरम शख्स के साथ जो है वो ताल्लुकात मियां के लिए नहीं सजने का टाइम, मियां के लिए नहीं, मगर उधर सजने के लिए टाइम फिर उन औरतों के पास है। देखिए अब आप फ़ोन पे बात कर रही होंगी ना, फिर भी लिपस्टिक लगी हुई होगी, क्योंकि आपने सेल्फी भेजनी है ना। हाँ जी, यही सेल्फी अगर तैयार होकर मियाँ को भेज दी जाए, हाँ, तो उधर टाइम नहीं निकलेगा। मैं नहीं, बच्चे पाल रही हूँ, मैं स्कूल छोड़ के आई थी, मैं ये कर। एक याया की भी कॉल है, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, जरा इस टॉपिक को आपके साथ मिलकर सपोर्ट करेंगे। जी याया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं भाई? आज तो मेरा दिन बना दिया आपने, यकीन करें। क्यों? आज तो मैं तो लॉयल्टी में बात कर रही हूँ, मैं औरतें और जो मर्द हैं उन दोनों की। मैं यकीन करें नबिया से बात करने के लिए इतना बेचैन था, और आप मैं कोई मौका नहीं मिल पाता। मैं तमाम शुरू से कॉल करता हूँ, लेकिन अभी आपकी बात माशाल्लाह अच्छी चली। नबिया की सबसे पहले तो इनको बहुत उठ के मैं इनको सलाम करता हूँ। अरे वाह, इतनी जेन्युइन, इतनी सच्ची हैं कि यकीन करें कि इनके जो अल्फाज का चुनाव, इनकी नफ्सियात समझने का, मैंने बहुत सारे नफ्सियात दान देखे, लेकिन इनके अंदर जो साइकी समझने की अहलियत है वो इतनी बेहतरीन है, यकीन करें रीजा के मैं बता नहीं सकता। और अभी जो कुछ उन्होंने कहा, ये लिए मेरे लिए ऐसे वर्ड्स हैं लोगों के लिए, ऐसे ये कि मैं कहता हूँ इसकी किताब पूरी लिखनी चाहिए इनके बारे में। ये कहती हैं। नबिया से मेरा सवाल, नबिया से मेरा जो सवाल है ना वो ये है, नबिया बात ये है कि मेरी शादी को भी तकरीबन 27 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं 7 नवंबर को, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जो एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्ट है ना, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है,
ये बहुत जरूरी होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई भी हम ये समझते हैं कि हमारी बीवी पूरी पूरी खुशूसियात और हम अपने लिए कुछ नहीं सोते होते, तो ये तो कुछ एलिमेंट है जिसमें अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करना ये कितना जरूरी है। और दूसरी बात है कि आजकल के दौर में, मैं मुख्तसर करके पूछूंगा, आजकल के दौर में तलाक का जो रेशो बढ़ रहा है उसके एलिमेंट मेन क्या है और हमें किस तरह हम उससे बच सकते हैं, यही मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फिजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि लॉयल्टी के लिए ट्रस्ट लेवल का जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दूसरे पर यकीन करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को आज़ाद छोड़ना पड़ेगा, तब ही आप देख सकेंगे कि दूसरा बंदा आपके साथ कितना लॉयल है, दूसरा बंदा आपके साथ कितना सिंसियर है। किसी को स्पेस देंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसकी तन्हाई पाक है ना, वो इंसान जो है वो बेहतरीन तरीन इंसान है। और वो बीवी है या वो शौहर है जो तन्हाई मतलब में जो लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है वो अच्छा नहीं है, नहीं, जो तन्हाई में जिसकी पाक और अच्छा है। जी जी, वो पाक है, वो अच्छा इंसान है जिसकी तन्हाई पाक है। आप ये देखें, जो अपने तन्हा वक्त को जो है वो अपने साथ स्पेंड करता है या किसी अच्छे काम में लगाता है, आप उस शख्स से जो है वो शादी करें। और अगर ऐसा शख्स आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये किस्मत की बात होती है। मैं कहती हूँ शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, तो खा के ही पछता लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए खाने के बाद जो पछताना होता है ना, वो तकलीफ से भी बड़ा होता है। अच्छा, आपने लॉयल्टी को कोई, आप जैसे मैंने ब्रांड हर कोई अफोर्ड नहीं करता ना, तो ब्रांड जो है ना, ब्रांडेड बंदा जो है ना, उसको संभाल के रखें जो आपके साथ लॉयल है। लेकिन बंदों को आज़ाद छोड़ दें और अपना ट्रस्ट लेवल जो है लाजमी मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखें। दूसरे जो इन्होंने तलाक की बात की कि वो रेशोज़ क्यों बढ़ रहे हैं, तलाक इस वजह से बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त की कैफियत है। बीवी शौहर की बात बर्दाश्त नहीं कर रही, शौहर बीवी की बात बर्दाश्त नहीं कर रहा, आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा ली हैं। शौहर बीवी के हकूक़ है, शौहर के फ़राइज़ हैं। याद रखिएगा, जब तक बीवी अपने जो है वो हकूक़ पूरे हासिल नहीं कर लेती, शौहर अपना पूरा फ़र्ज़ अदा नहीं कर लेता, आप मियाँ बीवी अपनी ये गाड़ी जो है वो नहीं चला सकते, जो इसे ज़िंदगी कहते हैं। बात है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम लॉयल्टी के ऊपर बात करें, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। नबिया अभी मेरे साथ हैं, अभी मैं नबिया को जाने दूंगी, अभी एक ब्रेक और टेक अ ब्रेक। जी, आप देख रहे हैं मॉर्निंग में फ़िज़ा, मेरे साथ डॉक्टर नबिया अली ख़ान मौजूद है और हम मियाँ बीवी के रिश्ते में जो लॉयल्टी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वफ़ादार है औरत, मर्द वफ़ादार है। अच्छा, शादीशुदा औरत जो होती है, ठीक है, उसकी वफ़ादारी का कैसे पता चलेगा जब वो बहाने करे किसी मर्द के निकाह में होने के बावजूद और वो वफ़ादार ना हो? जो औरत वफ़ादार नहीं है, उसकी चंद चीज़ें जो आप बहुत आसान तरीके से मर्द हजरात जो है वो पता लगा सकते हैं, शौहर हजरात की ये औरत हमारे साथ लॉयल है या नहीं है। वो औरत आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टिपिकल बहानों में पाई जाएगी, बहाने करती हुई पाई जाएगी। कैसे? 3 चीज़ें बहुत अहम और ख़ास। पहली बात ये, वो हर वक्त आप में कोई ना कोई नुक्स निकालेगी, जैसे मर्द निकालता है औरत में जब वो बदलता है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही नुक्स निकालेगी। आपकी उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, अपने शौहर की बुराइयां, अपने शौहर के मुंह पर उसकी जो है वो बेइज्जती, फॉर एग्जांपल दाढ़ी रख लेगा तो मोहब्बत ही नहीं है, छुचुंदर से लग रहे हो, हाँ ये तुम इसमें अच्छे नहीं लग रहे, तुम ये कपड़े रंग क्या पहन लो, अच्छा। तुम अच्छे नहीं लगते, तुमने मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं दी। दूसरी खास शिकायतें करेगी। ओके, ये बहाने नहीं, आपकी बेइज्जती करेगी। अच्छा। मर्द की बेइज्जती करना जिस वक्त औरत शुरू हो जाए ना, समझ लें कि कुछ है, कहीं दूसरी जगह से उसे कोई फूड मिल रहा है। अच्छा। कोई है उसकी लाइफ में जो आप उसे जहर लग रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोवर्शियल बात है, आपकी सारी बातें कंट्रोवर्शियल होती है। आपने कहा है कि जब औरत ताने मार के तकलीफ दे, अजियत दे, छर्रे मारे, ठीक है, और तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे, उसका ये जुमला, तुमसे मोहब्बत नहीं है, तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तब इसका मतलब है कि मर्द ये चेक करे कि औरत जो है वफादारी में नहीं है, वफादारी में कुछ है। दूसरी खास बात कि उसे हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना हो, हर हफ्ते उसका कोई ना कोई प्लान हो, मैंने अम्मी की तरफ जाना है, मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने दोस्त से मिलने जाना है, मेरे फलाने जो है वो रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे ये आए हुए हैं, मेरे वो आए हुए हैं। ये बहाने बहुत टिपिकल हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। तो देखें, बच्चों को छोड़ने जाना होता है और औरत ने सब्जी लेने जाना है, शौहर को सामान लेने जाना है, ग्रोसरी, तो मियाँ को तो यही पता है कि वो ग्रोसरी लेने गई है, बच्चों को छोड़ने गई है, फिर कैसे पता चलेगा? मैं ये सिर्फ उन औरतों की बात कर रही हूँ जो बहाने करती हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने के लिए, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ।
आप इस चीज़ को, वो बहानेबाज ख़वातीन होंगी, उनका कोई ना कोई बहाना होगा, मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, मैं अब ये चीज़ लेने जा रही हूँ। अच्छा, आप चीज़ लेने जा रही हैं, 15 से 20 मिनट आपको कोई भी चीज़ लाने में जो है वो आपके घर से और उस दुकान का, ये जगह का जो है वो डिफरेंस होगा। आपको आधा घंटा भी लग जाता है, घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, और फिर आपके मुख्तलिफ बहाने होते हैं कि मैं वहाँ लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर आप उस सिचुएशन में कॉल भी अटेंड नहीं कर रही, और अगर कॉल अटेंड कर रही हैं तो उसका दौरानिया चंद सेकंड है, मिनट भी नहीं है, और उसमें आप बताती हैं कि मैं अभी कॉल बैक करती हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी करती हूँ, अभी देखती हूँ। आप जब लॉयल है ना किसी के साथ, तो आपकी वीडियो कॉल भी चल रही होगी, आपकी कॉल भी चल रही होगी, आप बिल्कुल जो है अपने शौहर को बता रही हूँ, आप दो चीजें हो गए, आपके टिड्डे देखें, हाँ, आपका मुंह ये देखें, वो पहले वाले में आ गई ना कि अच्छा। आप जो है वो शिकायती ये भी होनी प्रॉब्लम, ये उसी में आ गया। अच्छा। कि आप शौहर की बेइज्जती करना शुरू कर अच्छा। देंगी, आप बहाने टाइम के हवाले से करना शुरू कर देंगी कि तुम तो मुझे कहीं बाहर लेके जाते नहीं हो, तो जाहिर है मैंने तो खुद काम करने जाना है, मैंने तो खुद जो है वो बाहर निकलना है, हर दूसरे तीसरे दिन माँ के घर जाना है, हर दूसरे दिन। भाई आप अपनी अम्मी के घर जाएं, एक टाइम होता है अम्मी के घर जाने का भी, ये थोड़ी है कि हर दूसरे तीसरे दिन अम्मी के घर, वहाँ पे क्या हो रहा है, या सहेलियाँ, हाँ, या अम्मी नहीं सहेलियाँ, है तो सहेलियाँ बहुत पालनी होती अच्छा हैं। 2, तीसरी बात, फ़ोन और मैसेजेस, आपका टाइम जो है वो आपके फ़ोन और मैसेजेस के साथ ज़्यादा गुजर रहा होगा, किचन में भी, घर में भी, और ऐसी खातून घर गृहस्थी में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर वो खाना भी पकाएगी तो इतनी बददिली से पका के आपके आगे रख देगी कि उसे आपके आने से लेके आपके जाने तक, और आपको कभी कॉल करके जो है वो ये नहीं पूछेगी कि भाई आप कहाँ हैं, कब आना है, कितने बजे। और हाँ, अक्सर औकात दूसरी सिचुएशन में ये औरतें ये भी करती हैं कि शौहर के टाइम का पता चल जाए कि उसने घर कब आना है, अपना टाइम मैनेज करना होता है, हाँ, कि कब आना है तुमने घर, तो वो शौहर खुश हो जाते हैं कि शायद हमसे पूछ रही है कब आना है घर। अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत, और अच्छा ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती, ये मैं आपको बता दूं, ये अकेले घर में रहना पसंद करती हैं। ये आपको जो है वो जोर देती हैं इस चीज़ पे कि आप इन्हें अलग घर लेके दें ताकि शौहर जो है वो घर काम के लिए बाहर चला जाए और पीछे से इनका जो है वो अपना काम जो है वो सिलसिला चलता रहे। और ये कम से कम ये चीज़ें तब तक होती हैं जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं, जिन्हें समझ नहीं होती है कि घर में अगर कोई आ भी रहा है या आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो बच्चे जो है वो बता नहीं सकते। बड़े बच्चों के साथ जो ख़वातीन होती हैं ना, उनके क्राइटेरियाज कुछ और होते हैं। कुछ औरतें ये भी आके अपनी मियाँ को बताती हैं, मुझे फ़लानी मर्द ने, फ़लानी स्कूल में पिक करने गई थी किसी के शौहर ने, किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, हाँ। आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। अच्छा, औरत को फंसाया ही मियाँ को जब बताती है है तो उनके दिल में क्या होता है? ये एक्स्ट्रा मैटर फेयर जब औरत चलाती है ना तो वो तारीफ में फंसती है, वो बेसिकली उसके जाल में, उस आदमी के जाल में जो फंस रही है ना, वो तारीफ की बेस पे फंस रही है। अच्छा, वो किसी और कोई और बेस नहीं है। मैं आपकी हर वक्त तारीफ़ करती रहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी, आप यूँ बोलती बहुत अच्छा हो, खाती बहुत अच्छे तरीके से हो, भाई तुम्हारे बैठने का अंदाज़, भाई दूर से तो ढोल सारे सुहाने लगते हैं, जब आप साथ रहना शुरू करेंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो औरत जो आपको इतनी हसीन लग रही है, मर्द फिर आपको बताएगा कि वो हसीन है या नहीं। एक कॉल है, शामिल करते हैं। अब्दुल शकूर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका, और माशाल्लाह पहली बार मैंने काम किए किसी चैनल पर, पहली बार ही बात कर रहा हूँ। क्या बात है जी, नबी अली खान है मेरे साथ, क्या बात करेंगे? कोई कहानी डिस्कस करनी है तो कीजिए। बात इतनी थी मैडम के शौहर जो है ना, मर्द जो है वो बेबस इंसान है, वो इसलिए कि जैसी वो छोड़कर जाता है ना सुबह बगैर मुंह धुली हुई, वो रात को जब आता है ना वैसी ही मिलती है उसको। अच्छा, वो खूबसूरत पता कब मिलती है उसको? कहीं इवेंट में, शादी में कहीं जा रहा हो, उस रोज वो उसको खूबसूरत भी मिलेगी, मेकअप भी किया हुआ होगा। शादी से आने के बाद रात को 2 बजे आप आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं शादी में से आने के बाद, तो सबसे पहले उसकी मिसेज ये कहेगी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। एक और टिप आ गई है। हाँ, एक और बहाना, राइट। मैडम सुने थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ ना उस मौजूद पे। अब थोड़ी सी बात ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 42 ईयर्स हो गए। अच्छा, ठीक है ना, 62 मेरी एज है। माशाल्लाह भाई जी। अच्छा, अब मैडम बात ये है कि अभी जो प्रोग्राम देखा है ना, वो मेरी अंग अंग में, रूह में उतरता हुआ जा रहा है। इसलिए कि जो ये मेरे साथ नहीं, तकरीबन जो मर्द है ना उनके साथ होता है ये। अब जो बिजनेसमैन है या कोई जॉब पे जा रहा है, वो बेचारा थक हार कर आ रहा है, उसको आते ही घर में घुसते पता क्या जवाब मिलता है? अंडे आ गए, दूध आ गया, बच्चे का पेम्पर आ गया, मुन्ने का ये आ गया। वो अल्लाह की बंदी, ये तो देखो, वो पूरे दिन में बेचारा थक कर आया, एक गिलास पानी का तो पूछ लो,
वो नहीं पूछना मैडम, उसने समझे ना, उसने सारे पूरे दिन के टुकड़े से ने, ठीक है ना। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो हमारी बहनें बेटियां, उनको जो खुला हो रहा है, तलाक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले जमाने में हम जब थे तो हम तकरीबन 35 अफराद अपने घर में साथ रहते हैं अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इतनी सी भी लड़ाई नहीं है, इतना सा भी झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक जगह पकता है। अब जो हमारी बेटियां या हमारी बहनें जा रही हैं, वो पता क्या करती हैं, वो ये करती हैं, उनको सबसे पहले आजादी चाहिए, शोहर चाहिए, ना सास चाहिए, ना नन चाहिए, ना कुछ चाहिए। वो सबसे पहले ये करती है कि मुझे जो है आजादी मिल जाए और मैं घूमती रहूं, पर मुझसे कोई पूछने वाला नहीं हो। अब शुक्र साहब, बहुत अच्छी बातों को आपने कुछ ऐड किया है, कुछ मर्द की दिल की बात, कुछ ऐसी। अच्छा, एक और हमारे पास इस्लामाबाद से है, उनकी भी बात सुन लेते हैं नबिया, फिर जवाब देते हैं, ठीक है। इफ़त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक है, ठीक है, लगा। आप अपना कौन सा पहलू हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी की लॉयल्टी के ऊपर बात हो रही है, आज का सेगमेंट नबिया जो है डिस्कस कर रही है, क्या कहेंगी? हाँ जी जी, ये आज आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और स्पेशली लेडीज के लिए। आजकल बहुत सी खवातीन है, तकरीबन हमारे माशरे में बहुत खवातीन में ये बुराई पाई जा रही है कि वो मोबाइलों की वजह से और ये बातें करती हैं। और अभी ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो इनका ये काम चलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो वो अपनी बेटियों को अपना राजदार बना लेती हैं। हमारे माशरे में ये भी आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा 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 तो ये बात, हाँ जी जी, मैंने ये देखा है कि बच्चियाँ, खवातीन ये जब काम इस तरह की हरकतें करती हैं, वो अपनी बेटियों को अपना राजदार बना लेती हैं, और फिर आगे चलकर बेटियां भी जाहिर है जो जैसी माएँ होंगी उसी लाइन से उनकी बेटियां चल रही होती हैं। तो बेटियां बाप को नहीं बताती कि मामा ये हरकत कर रही है, मामा को कोई बंदा ट्रैप कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनको गिफ्ट्स दे रहा है महंगे महंगे ना, वो बच्चियां भी उसी लाइन पे चल पड़ती हैं, वो बच्चियों को भी उसी आदत पड़ जाती है वही काम करने की। बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी रेस किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम मिलके जो है ना, हम जब कोई ऐसी बात करेंगे तो हमारे माशरे तक वो बात पहुंचेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? बात तो सही है, किसी के निकाह में रह के अगर कोई औरत किसी और से महंगे महंगे गिफ्ट्स ले और उसके साथ जो है ना इस तरह से अपना कोई ताल्लुक़ रखे, मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट मिल रहे हों और ये सब कुछ चल रहा हो, शादी निकाह किसी के साथ है मगर अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए किसी और के साथ सेटिंग हो, तो इज़ दैट ओके? फिर किस तरीके से चलेगी ज़िंदगी? और बच्चों को भी वो कह रही है शामिल कर लेती हैं औरतें। बिल्कुल, मर्द की जो कमज़ोरी है ना, वो वफादार औरत है। मर्द की कमज़ोरी खूबसूरत औरत नहीं है, औरत की कमज़ोरी सिर्फ पैसा है। औरत की कमज़ोरी जो है वो एक बाशऊर, एक एलिगेंट मर्द नहीं है, उसने इस चीज़ पे काम नहीं किया। उसे पैसे वाला मर्द चाहिए, उसे वो मर्द चाहिए जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में उसके अकाउंट में हर महीने लाखों रुपया जो है वो भेजे और उसे कहे कि जाओ तुम शॉपिंग करो, जाओ तुम ये ख़रीदो, जाओ तुम ये करो, जो मर्ज़ी करो, उसको आज़ाद छोड़ दे। एक मेजॉरिटी ऑफ की यही सोच है, सब ख़वातीन नहीं सोचती हैं ऐसा। मेरे पीछे ख़वातीन बहुत पड़ी हुई हैं आपकी पाकिस्तान की, मतलब इनको, मतलब मैं कहीं मिल गई ना तो इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान की जो वो ख़वातीन के। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो ख़वातीन जो मेरी बात की नौयत को समझ के अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हैं। वरना दुश्मनी डालने पर आए, आप किसी भी बात पे डाल सकते हैं। आपके पाकिस्तान में जो इस वक्त मैं जहाद कर रही हूँ ना मर्दों के लिए, शायद इससे पहले आज तक मर्द के लिए जो है वो आवाज़ किसी ने बुलंद ही नहीं की। औरत ही की मजलूमियत की जो है वो हमेशा बात होती रही। अच्छा नबिया जी, मुझे एक बात आपको मुझे करनी पड़ी, सॉरी क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया। ये वो टॉपिक था, मुझे लगता है इस पे और बात करनी पड़ी। आपको मैं बता नहीं सकती कितनी कॉल्स हैं पीछे, मैंने बड़ी मुश्किलों से 4-5 कॉलें ली हैं, वरना आप सोच नहीं सकती। तो ये माशरे का काफ़ी बड़ा इशू है, मसला है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में वो है बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने की हॉबी हो जाती है, खेल रहे होते हैं हर टाइम, कोई PUBG खेल रहा है, कोई और दूसरे गेम्स हैं, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है, इसके अलावा माइनक्राफ्ट के जो गेम्स वगैरह होते हैं, सबवे सर्फ होते हैं। अब ये बहुत से डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसमें मुझे लगता है स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है आपको। अब ये बच्चों के लिए ठीक है, गलत है,
किस हद तक बच्चे खेल सकते हैं, किस हद तक इसका शिकार बन सकते हैं, किस हद तक इसको अपना ओन कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो इस पे बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं हसन आबिद साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इस बात को एलैबोरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा। कैसी तबीयत है जी? एक्सीलेंट। तो सबसे पहले तो मुझे बता दें कि ये गेम वगैरह जो हम बच्चों को खेलने देते हैं, क्या हमें खेलने ही नहीं देना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत हम बच्चों को इजाज़त दे दिया करें कि चलो ठीक है 1 आवर टाइम में आप कुछ मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे गेम खेल लो? देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप ज़्यादा पानी भी पीना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर भी एक टॉक्सिक लेवल होता है, वो भी इफ़ेक्ट करेगा आपको। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है पानी। आप गेम्स को खिलाएं बच्चों को ज़रूर, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों पर, और साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो करती हैं, मेरी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। किस तरह की गेम खिलानी है उसका भी एक असर होता है, तो किस एज में कौन सी गेम खिलानी ये भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन गेम्स इन जनरल एक बुरी चीज़ नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है, माइंड और आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है जब आप गेम खेल रहे होते हैं, और किस तरह की गेम खेल रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजिकल गेम खेल रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, आपके अंदर एजिलिटी आती है, आपके अंदर एक स्ट्रैटेजिकल माइंड सेट डेवलप होता है, एनालिटिकल स्किल्स पैदा होते हैं गेम से। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गेम खेल रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक। हमारे पास मौजूद हैं हसन आबिद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें ये बता रहे हैं कि बच्चों में ये जो गेमिंग की हैबिट है, जो गेम खेल रहे होते हैं, उनके लिए कितना मुज़र है या उनके दिमागी हालत के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस है। लेट्स टॉक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसका ना थोड़ा सा आपको एटियोलॉजी बताता हूँ कि ये होता इम्पैक्ट कैसे करता है बॉडी को। हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको आसान लफ्ज़ों में कह लेते हैं कि हार्मोन होता है, उसे कहते हैं डोपामीन। उसका ताल्लुक होता है एनर्जी के साथ, खुशी के साथ, एक इसको हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपका डोपामीन इंक्रीज़ होता है तो आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है। बच्चे जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो उनका डोपामीन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब आप उस डोपामीन को रिलीज़ कराते रहते हैं गेम्स खेल के, तो वो किसी ना किसी तरह से चैनलाइज हो जाता है, उसी वक्त रिलीज़ होता है जब वो बच्चा गेम खेलता है। अच्छा। जब वो नहीं खेल रहा होता तो वो बहुत आपको काम नज़र आएगा या किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर आप उसका जो डोपामीन है उसको चैनलाइज करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ अटैच नहीं करेंगे तो वो ज़्यादातर आपको एक ही एक्टिविटी करता हुआ नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसके डे को चैनलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो स्कूल गया है, स्कूल के बाद वो फुटबॉल खेलने चला गया है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो गई है, फिर थोड़ी देर उसने होमवर्क किया है, होमवर्क में उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें, उसका फिर डोपामीन रिलीज़ हो, फिर उसको गेम का टाइम देंगे, तो वो डोपामीन जो रिलीज़ होगा, जो हैप्पी हार्मोन है बच्चे का, वो जो उसको एक्साइटमेंट फील होती है, वो इन पार्ट्स के साथ अटैच हो जाएगी। क्या मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए गेमिंग? बहुत अच्छी चीज़ है। आप डेवलपमेंट देखें ना, गेमिंग के अंदर बहुत सारी गेम्स आती हैं। कुछ होती हैं जो ऑफलाइन गेम्स हैं, जिसमें चेस है, लूडो है, या आपको और गेम कर लें, टेबल टेनिस एक्टिविटीज़ वाली गेम है। उनके अंदर भी आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है इंक्रीज होती है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजाइज करते हैं खेलने के लिए। इसी तरह जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसके अंदर भी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आपके हैंड और आपका माइंड कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। ठीक। तो स्ट्रैटेजी भी बनती है, आपके एनालिटिकल स्किल्स भी बेहतर होते हैं, आपको प्लानिंग भी करनी होती है आपको विन करने के लिए, इसी तरह फाइटिंग गेम्स भी हैं। हाँ, कहाँ पे असर पड़ता है? मगर सर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगी कि चलो ठीक है, हमने उनकी माइंड डेवलपमेंट के लिए उनको गेमिंग की इजाज़त भी दे दी, ठीक है, वो खेल भी रहे हैं, मगर इशू ये आता है कि फिर वो उस पर ना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा गेमिंग की तरफ चले जाते हैं, कोई और एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनते, वो उस पर बिल्कुल रिलाई करना शुरू हो जाते हैं कि अगर हमारी लाइफ है, हमारी एक्साइटमेंट है, हमारा गेम है, सब कुछ है, तो बस हम गेम के साथ जुड़ जाते हैं, स्कूल से भागे आते हैं और सबसे पहले गेमिंग की तरफ भागते हैं। तो उस तरीके से कैसे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पे अगर इसके बात करें तो ये उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, और उसकी ये सारी चीज़ें जो मैं अभी अच्छाई में बयान कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चली जाती हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि बच्चों को मोबाइल पेरेंट्स दे देते हैं और वो उस पर कार्टून्स देखते हैं या उस पर गेम्स खेल रहे हैं, खाना खिलाते वक्त बिल्कुल पकड़ा दिया, जब रो रहा है बच्चा तो उसको पकड़ा दिया। अब देखिए कि वो ना उस एक्टिविटी के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। उस एक्टिविटी को हासिल करने के लिए, यानी उस मोबाइल को हासिल करने के लिए अक्सर वो टेंट्रम्स भी थ्रो करता है कि वो जानबूझ के रोना शुरू कर देगा या वो जानबूझ के खाना नहीं खाएगा। इसी तरह गेम्स के साथ भी अगर आप मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप कोई चीज़ ज़्यादा कर देंगे तो वो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। गेम्स के साथ भी यही है,
अगर आपने अब 2020 और 2021 की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा जो पबजी खेलने वाले जितने स्टूडेंट्स और बच्चे थे, उनके कुछ ऐसे केसेस भी सुनने के लिए आए थे कि उन्होंने अपने माँ बाप को भी मार दिया था, मतलब घर वालों को मार दिया था। पबजी पे बैन भी उसी टाइम पे बहुत बुरी तरीके से लगे, आपको याद होगा। मुझे याद है। तो ये सिचुएशंस भी तो आ गई थी। जी। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपको उस वक्त भी मैं एक टीवी शो पे आया था और यही बात डिस्कस हो रही थी कि पबजी को बैन करना चाहिए कि नहीं। मैंने इसकी मिसाल ऐसे दी थी कि देखें, बच्चे बाइक यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो वन व्हीलिंग करते हैं। जब वो वन व्हीलिंग करते हैं तो वो जो एक्टिविटी गलत कर रहे हैं वो वन व्हीलिंग है, उसकी वजह से आप रोड को नहीं उखाड़ देंगे, मतलब आप रोड को ख़त्म नहीं कर देंगे कि बच्चे वन व्हीलिंग ना करें। इसी तरह अगर गेम को खेल के कोई बंदा, कोई बच्चा इतना इम्पैक्ट ले रहा है उसका कि वो उसके बारे में सोच रहा है, तो आप गेम को बैन नहीं कर देंगे, आप उस गेम के लिए टाइम ऐसा उसके लिए स्पेंड करवाएंगे उसको कि उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट ना हो। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं 7-8 साल से छोटे बच्चे, ये जब ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो इनको ड्रीम्स भी इसी तरह के आते हैं। तो आप देखें ना, अब जैसे पबजी टाइप के जो गेम्स हैं, गोलियां मार रहे हैं और फायर कर रहे हैं अजीब तरीके से, दुश्मनी, जेलसी, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स, उनको बिल्कुल एक्शन गेम्स भी होती हैं, तो वो दिमाग में कुछ तो असर करते होंगे ना, नेगेटिव। बिल्कुल। आप किसी बच्चे को GTA खिला दें, जो बहुत फेमस गेम है, तो उसमें कार थेफ्टिंग होती है, कार चोरी करता है एक बंदा, और वो एक्शन गेम है तो वो शहर में फिरता रहता है। तो बच्चे अगर खेलेंगे वो तो यही बात करेंगे कि मैं कार चोरी करने लगा हूँ, अब मैं इसकी कार चोरी कर लेता हूँ, तो इम्पैक्ट तो होता है बिल्कुल। तो आपको ये देखना होता है कि जो गेमर्स, जो गेम डेवलपमेंट की कंपनीज होती हैं, वो स्पेसिफिकली बताती हैं कि ये 3+ है, ये 6+ की गेम है, ये 18+ की गेम है, कौन सी गेम किस बच्चे को किस वक्त खिलानी है, इतनी तो सुपरविजन पेरेंट्स को करनी होगी। और अगर आप मोबाइल की बात कर लेंगे, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, तो मोबाइल के ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है। पेरेंटल लिंक होता है, गूगल ने भी दिया हुआ है, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें उसके अंदर पेरेंटल लिंक होता है कि आप, कोई भी बच्चा आपका वो गेम डाउनलोड ही नहीं कर सकता है आपकी मर्जी के बगैर। तो जब वो डाउनलोड करने लगेगा तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बच्चा ये वाली गेम डाउनलोड कर रहा है, इज़ इट अलाउड और नॉट। अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो, इसी तरह आपका जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप यूज़ करें बच्चे, उस पर भी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये ऑप्शन दिया हुआ कि आप उनका एक लॉगिन बनाते हैं और उसको अप्रूव करते हैं कुछ घंटों के लिए। इवन कुछ घंटों के बाद तो आप अलाउ भी नहीं कर सकते बच्चों को कि वो खेल सकें। अच्छा, मेरा तो गूगल अकाउंट एक है फराल के साथ, मेरी 9 साल की बेटी है, तो अगर मेरे से हटके देख भी रही है कोई आईपैड पे कोई ऐसी चीज़ और गलती से भी आ जाए, तो वो उसको पता है चीज़ें बुरी है, मगर मैंने फिर भी सुपरविजन रखी होती है, क्योंकि मेरे पास सारी वो चीज़ें आ जाती है लिस्ट कि ये चीज़ें अभी देखी गई हैं, ये चीज़ें डाउनलोड में है, तो मुझे पता होता है उसके आईपैड पे क्या क्या डाउनलोड हो रहा है, उसका क्या काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बच्चों के साथ देखें, बच्चे आजकल के, आप उनसे बात करेंगे ना, लॉजिकली बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ नहीं देखनी तो क्यों नहीं देखनी, या ये चीज़ इतनी देर खेलनी है तो क्यों खेलनी है, वो समझ जाएंगे आपकी बात। तो थोड़ा सा सुपरविजन आपको करना होगा। अगर आप बिल्कुल कहें कि फ्री फॉर ऑल कर दें आप और वो जो मर्जी करते रहें, और फिर आप कहें कि नहीं गेम्स खराब है, तो गेम्स खराब नहीं है, उनको चैनलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप भी मुझे बताएं कि अगर हमने 5 साल की उम्र तक बच्चों को कोई गेम अलाउ करनी है तो वो कौन सी गेमिंग है जो हम उनको कह सकते हैं? देखिए, 5 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा है। 5 साल के बच्चे को तो जितना कम से कम स्क्रीन टाइम आप दें उतना तो फिर उसको क्या दें? मैं तो प्रेफर करता हूँ जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में डालें उतना बेहतर है। नर्सरी राइम्स भी ना दें? नहीं, नर्सरी राइम्स आप दे सकते हैं, उससे ये होता है कि राइम्स में नॉलेजेबल राइम्स भी होती हैं। जिस तरह बच्चों को आजकल प्ले ग्रुप में ABCD भी राइम्स के साथ सिखाई जाती हैं, तो राइम्स एक डिफरेंट चीज़ है, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। सबवे सर्फ टाइप के गेम? सबवे सर्फर बच्चों के लिए नहीं है, 5 साल के बच्चों के लिए, वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें आप, एक तो आपकी थंब एक्टिविटी है सारी, ठीक है, दूसरा ये तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वैसे, वो बिल्कुल खेल तो लेते हैं वो, लेकिन वही वाली बात है कि फिर वो अगर आपने इतनी छोटे लेवल पे उनको इतनी छोटी एज में इस चीज़ के लिए ट्रेन कर दिया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप? आपको पता है Xbox की गेम 10-10, 15-15 साल बाद रिलीज होती है। माइनक्राफ्ट जो गेम है वो भी तो एक स्ट्रेटजी गेम है। मेरे बच्चे खेलते हैं माइनक्राफ्ट, मुझे तो बिल्कुल भी अजीब सी लगती है, मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन उनको बहुत पसंद है वो बिल्डिंग्स बनाना और फिर वो फाइट करना, फिर कभी, मतलब मुझे तो उसके ग्राफिक्स ही नहीं समझ आते, पहली बात है। मुझे फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम पसंद है, जैसे एक्शन गेम्स होगी, फार क्राई हो गई, या GTA हो गई, या मेडल ऑफ ऑनर हो गई, या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, तो बच्चे वो भी खेलते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। मुझे माइनक्राफ्ट नहीं ऐसा इतनी कोई अपील करती, लेकिन बच्चों को करती है। बच्चे और भी बहुत सारी गेम्स ऐसी खेलते हैं जो उनको अपील करती हैं। अच्छा, ये कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG आजकल के दौर में आपको पता है ज़्यादा चल रही है, तो ये किस एज में बच्चों को अलाउ करना, ये वाले गेम्स? अगर मेरा ये ख्याल है कि नॉट लेस देन 12। आप उससे पहले जितना फिजिकली आप बच्चे को फिट रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी डाइट बच्चों की जो है, और हम लोग भी जो कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड करते हैं, तो अगर उनके अंदर इस एज में आदत नहीं डालेंगे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की, उनको पसंद ही नहीं आएंगी बड़ी एज में।
वो जाएंगे ही नहीं क्रिकेट की तरफ या फुटबॉल की तरफ या टेबल टेनिस बैडमिंटन की तरफ, आप लेके जा ही नहीं सकते उनको मज़ा ही नहीं आएगा, ना उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वैसे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं और ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे आपसे ख़ास तौर पे कि जो अभी ये सर्दियाँ आ जाएंगी और स्मोक का भी इतना बुरा हाल है कि अब आप जो है वहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते, बाहर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब जब बच्चों की इस विंटर्स में एक्टिविटी कोई नहीं है तो वो घर बैठ के हमने उनको क्या प्ले टाइम देना है, क्या गेम टाइम देना है, क्या एक्टिविटीज़ देनी है, इस पर ज़रा नज़रसानी कीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आबिद हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता दें कि गेमिंग बच्चों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है और कितनी बेहतर है। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे अगर गेमिंग छोड़ देते हैं या उनको छुड़वा देते हैं, बिल्कुल ठीक है, या आपके सामने ऐसे मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि उनका बिहेवियर जो है वो ख़राब हो रहा है, तो अब किस तरीके से उस बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम ज़रा सोल्यूशंस की तरफ भी आ जाते हैं। देखिए, बच्चों को चाहिए होती है कोई ना कोई एक्टिविटी, तो आपने उनको इंगेज करना होता है। अगर पेरेंट्स दोनों ही काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजुअली पेरेंट्स जो दोनों काम करते हैं, घर से बाहर जाके काम करते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स के पास होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स उनकी एनर्जी को डील नहीं कर पाते, एक्सेसिव एनर्जी को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि या तो इनको गेम खेलने दो या मोबाइल पकड़ा दो। तो पेरेंट्स को एक रोल प्ले करना होता है इसके अंदर, वो जिस तरह करना चाहें, जिस तरह भी करें। मतलब ये एक चैलेंज तो है बहुत डिफ़िकल्ट, और एक ऐसा चैलेंज है जिसके अंदर बच्चों की तरबियत जो छोटे एज में फिर ख़राब हो जाए तो फिर वो आप ज़्यादा बड़े एज में जब वो जाते हैं तो उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो फिर यही है कि आप जो आपका सैटरडे संडे अगर छुट्टी आती है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करें। अब बात आती है कि आजकल स्मोक भी है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकते हैं बच्चों को। वो एक और बहुत बड़ा इशू है जो हमारे मुल्क में सबके साथ फेस करना पड़ रहा है। लोगों को एस्थमा हो रहा है, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, उनको लंग्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा है। तो फिर आप घर में क्या कर सकते हैं? आप घर में स्क्रैबल, चेस ऐसी गेम्स हैं, टेबल टेनिस की टेबल ले आए, आप उनको वहाँ इंगेज करें। कोई एक ऐसी फिज़िकल गेम जिसके अंदर वो स्वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगी। साइकिलिंग घर में भी की जा सकती है, मतलब घर बाहर तो खैर बच्चे साइकिल चलाते ही हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है, जिस तरह मैं अभी रिसेंटली ट्रेडमिल एक लेकर आया हूँ घर पे। हालांकि हमारे घर के इर्द गिर्द जिम है, जिम सस्ते भी पड़ते हैं, ट्रेडमिल महंगी होती है, लेकिन जस्ट टू इंगेज देम कि ट्रेडमिल ले आएँ, तो ट्रेडमिल पे वो अक्सर चिप्स भी खा रहे होते हैं, तो वो ट्रेडमिल पे खड़े होकर खा रहे हैं, ट्रेडमिल चल रही है और वो खा रहे हैं। तो मतलब एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस तरह के काम उनके साथ किए जा सकते हैं जिसके अंदर आप अच्छा, कुछ ऐसे हैं क्लब्स हैं जहाँ पे आप उनको ले जाएं, आप उनको थोड़ी सी बो एंड एरो यूज़ करना सिखाएं। स्विमिंग के लिए आप लेके जा सकते हैं, जैसे पंजाब लाहौर की अगर बात करें तो पंजाब का स्विमिंग पूल है, वहाँ लेके जाने जाएं आप पंजाब कॉम्प्लेक्स में। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी में जब तक आप उनको नहीं करेंगे, आप एक दफ़ा करके देखें, एक रूटीन फॉलो करें, बच्चा आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो जल्दी सो जाएगा। जब वो जल्दी सोगा सुबह फ्रेश उठेगा, स्कूल के लिए भी फ्रेश होगा। क्योंकि बच्चे का डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं जब बच्चे के अंदर एक्टिविटी आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मगर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि जो गेमिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो इनकी जो तालीम है उसके आगे तो बहुत रुकावट बन जाती है। चाहे हम जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, उनकी जो फोकस है वो सारा सारा वो गेम की तरफ रहता है। भले जितनी हटाने की कोशिश करें, उनका इंटरेस्ट तो उधर ही है, तवज्जो भी सारा उधर ही चला जाता है। पर पढ़ाई पे हम उनको बच्चे को लगा भी देंगे, वो 2 मिनट किताबें पकड़ के बैठेगा, मगर उसका जो है ना माइंड इंटरेस्ट लेवल उसका वही होगा कि गेम कितनी देर में। ऐसे आप ये देखें कि जब कभी इंटरनेशनल ट्रैवल, जैसे आप भी करती हैं, मैं भी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाऊं, बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल ट्रैवल पे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ आए होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल पे। इसका क्या मतलब है कि वो गेम के साथ ज़्यादा अटैच्ड है। उनके लिए वो जो इतना पैसा खर्च किया है उनके पेरेंट्स ने, उनको बाहर लेके आए हैं, उनके लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो सारी की सारी बात ये है कि आपने अपने बच्चे को कैसे ग्रूम किया है, आपने उसको किन चीज़ों की आदत डाली है। अगर आप खाने की भी बात कर लें, कोई ऐसी चीज़ आप उसको खिलाते हैं और डेली बेसिस पे खिलाते हैं, उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। आपकी बात बड़ी अच्छी है, बल्कि मैंने फराल को 2-3 बार बोली है, कभी गाड़ी में बैठ के आईपैड या कोई फ़ोन यूज़ कर लेना तो मैं उसको फ़ौरन छीन के उसको ये कहती हूँ, अरे देखो तो सही, तो मैं बाहर लेकर आई हूँ, देखो हम बाहर फिर रहे हैं, देखो ये क्या चीज़ बाहर। कहती क्या देखूँ, ना पहाड़ है, ना लेक है, ना बोट है, मैं क्या देखूँ। तो मैं उसको ये कहती हूँ, यही देखो, जो साइकिल वाला जा रहा है ना,
वो देखो कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उसकी साइकिल के पीछे कौन बैठा है, वो देखो रिक्शे वाले ने कहाँ गलत रिक्शा पार कर दिया, ये देखो। मैं कहती हूँ ये हैपनिंग, ये भी देखो कि माशरे में हो क्या रहा है, ये चीज़ें देखो। बिलबोर्ड कहाँ लगा हुआ है, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची यहाँ पे कैसे खड़ी हो गई, अभी 3 महीने पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली प्लॉट। ये सारी चीज़ें मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो। देखिए ये सारा डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चे की साइकी कैसे डेवलप की है। एक चीज़ है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ और एक कोई मांगने वाला आया है, आपने अपने बच्चे के सामने उसको पैसे पकड़ा दिए। बच्चे ने पूछा बाबा आपने क्यों पैसे दिए, आप कह दें कि ये मांगने वाला था तो मैंने पैसे दे दिए। दूसरा क्या है, आपको उनको कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा पैसे दिए हैं और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो एक्सेसिव पैसे मैं आपको दे रहा हूँ उससे आप लोगों की हेल्प करें। अब दोनों में काम आपने एक ही किया है, लेकिन जो उसके पीछे एक आपने साइकी डेवलप की है बच्चे की, उनमें से कौन सी साइकी को वो कैसे अडॉप्ट करेगा। अगर आप उसने पहली वाली को अडॉप्ट कर लिया तो उसके माइंड में सारा वक्त यही रहेगा सारी जिंदगी कि लोग जो है वो मांगते हैं। एक बात, बल्कि मैं यहाँ पे आपकी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपने बहुत अच्छा हमें एलैबोरेट भी किया इस गेमिंग वाले सेगमेंट को, मगर मैं एक और बात आखिरी में जाते जाते एलैबोरेट करूँगी कि ये जो मांगने वाली बात आबिद साहब ने यहाँ पे की, अगर हम अब किसी को देखते हैं कि कोई बच्चा जूते पॉलिश कर रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, कूड़ा उठा रहा है, झाड़ू दे रहा है, कोई ऐसे बच्चे जो इस तरह के मजदूर लेबर तबके में आ जाते हैं और वो ये सब इस तरीके के काम करें, या उनके हाथ में किताबें नहीं और वो भीख मांग रहे हैं, तो अपने बच्चों के सामने उनको जलील करके या फिर अपने बच्चों को जलील करके ये मत बोलें कि देख लो अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये बनोगे, तुम्हारा ये हाल होगा। ऐसे ना बोला करें, बच्चों को ये बोला करें कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम कुछ बन जाओ ताकि इनके लिए कुछ कर सको, इन जैसे बच्चों के लिए कुछ काम कर सको। थैंक यू। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और आयशा नासिर डाइटिशियन मेरे साथ मौजूद हैं और सारे के सारे जो है वो मुझे पता है अभी स्टैंड बाय हो गए क्योंकि इतनी अच्छी डाइट बताती। मैं खुद जब आती है ना तो मैं अपना सारा डाइट प्लान ऊपर नीचे करके जो है ना वो स्केड्यूल करवा रही होती हूँ। हर जब भी मेरे पास आती है, चाहे वो हफ्तों के बाद आएँ, जैसे भी आएँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना डाइट प्लान भी पूछूँ। शी इज़ वेरी गुड, वेरी एक्सपर्ट और हमेशा से मुझे इनकी डाइट जो प्लान ये बताती हैं, चाहे हेल्थ के लिए, आपके किसी मसले के लिए या फिर वेट लॉस के लिए, सारी चीज़ें बहुत कारआमद है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वेगन डाइट और नॉन वेगन डाइट। और आजकल मैं बताऊँ ये किस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि मुझे इस पर बात करनी है। कुछ लोग जिन्होंने घर में पेट्स वगैरह रखे हुए होते हैं, जिन्होंने जानवर पाले हुए हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, कोई जिनको बहुत पेट लवर है, तो उनके अंदर मैंने देखा है जो कुछ बर्गर बच्चे हैं, मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर जानवरों के मुतालिक जो है ना कुछ सिंपथीज़ आना शुरू हो जाती है। वो ये कहते हैं कि जो है ना ये जो हमें गोश्त खिलाया जा रहा है गाय का, बकरे का, मुर्गी का, किसी भी चीज़ का या मछली का भी, तो ये जो है इनके ऊपर जुल्म करके इनको काटा जाता है, इनको मारा जाता है, फिर उसके बाद इसको पकाया जाता है और फिर हम खाते हैं। तो ये वाली चीज़ें हमसे नहीं हो सकती, ये हम जुल्म नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाते हैं। अब जो वेजिटेरियन ये जो मम्मी डैडी बॉयज़ गर्ल्स हो जाते हैं, आजकल की यूथ में ये सिचुएशंस देखने को मिल रही है, क्या उनको वो डाइट मिल रही है, क्या सारी ग़िज़ाइयत मिल रही है, उनको वो सारी न्यूट्रिशन मिल रही है, क्या प्रोटीन उनके अंदर जा रही है? ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मेरे पास है आयशा। आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत बड़ा मसला, इससे पहले कि बन जाए तो मुझे लगता है कि माशरे में जो अभी नया एक मसला उठा है तो उस पर बात कर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा यहाँ पर कि ये जो वेगन डाइट है और नॉन वेगन डाइट है, ये है क्या और ये क्यों ईजाद हुई है भाई? अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एनिमल राइट्स को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब से हमने गोश्त नहीं खाना क्योंकि एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है जो कि हमसे देखा नहीं जाता, या वैसे भी कुछ लोगों को एवर्जन हो जाती है विद टाइम गोश्त के साथ, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, मछली है। कुछ लोगों को स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से वो पसंद नहीं आता और कुछ लोग बाय चॉइस अपनी पसंद से वीगन हो जाते हैं जिसमें वो गोश्त की बनी हुई तमाम अशिया को अवॉइड करते हैं। लेकिन फ़िज़ा जो बंदा बाय चॉइस वीगन होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो बड़े शौक़ से बर्गर पैटी तो खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, गोश्त वाला पिज़्ज़ा भी खाएंगे, लेकिन घर के अंदर वो कहेंगे नहीं अम्मा हमें तो सब्ज़ी ही बना कर दें, हमने तो सब्ज़ी वाली चीज़ें ही खानी है। जो इंडियंस हैं या जो हिंदू हमारे पेशेंट्स होते हैं या जो हिंदू हमारे बहन भाई होते हैं, उनका मज़हब इजाज़त नहीं देता उनको गोश्त खाने की, तो वो उस वजह से वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वीगन डाइट के ऊपर होते हैं। लेकिन जो
बाकी लोग हैं वो बाय चॉइस वीगन हो रहे हैं, वो अपनी पसंद से। वेस्टर्न कल्चर में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी मैं ट्रैवल किया मैंने लास्ट यूएसए का, मुझे बहुत सी ऐसी लड़कियां मिली, मेरी कुछ सहेलियां ऐसी थी, तो उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब वेजिटेरियन है, हम ये सब नहीं खाते। तो वहाँ पे भी कल्चर जो है इस तरह से चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली उसमें वही बात आ जाती है कि एनिमल राइट्स को लेकर वो लोग कहते हैं कि चूंकि एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है तो हमें ये चीज़ पसंद नहीं आती, खून बहता है और हमसे वो देखा नहीं जाता, या बहुत सारे लोगों को देखा वो खून बहता देख लें तो उसके बाद वो खा नहीं पाते उसको, तो वो इस वजह से जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट से कई ज़्यादा नुकसान है। हम बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। लोग कहते हैं, या एक जैसे कीटो डाइट आ गई जी, सब ने उसको देख के फॉलो करना शुरू कर दिया। जब ये डाइट आई वीगन डाइट, तो इस पे बात आई ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ये वेट लॉस में हेल्प करती है, इसमें फाइबर ज़्यादा है, ये स्किन के लिए अच्छी है, ये कैंसर से बचाती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे होते, स्पेशली विटामिन B12 जो कि हमें मिलना ही एनिमल सोर्सेज से है, वो आपका पूरा नहीं होता। इसके साथ साथ आयरन, अब लोग कहते हैं जी आयरन तो हमारा दालों के अंदर भी मौजूद है, दालों के अंदर आयरन बहुत कम मिकदार में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू गोश्त के। सो आयरन भी पूरा नहीं हो रहा, कैल्शियम भी लोगों का पूरा नहीं हो रहा, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। फिर वही बात आ जाती है जी प्रोटीन तो दालों के अंदर भी है, प्रोटीन दालों के अंदर बहुत कम है। गोश्त प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, असल सोर्स ही बेसिकली गोश्त है। तो लोगों को नुकसानात ज़्यादा होते हैं वीगन हो जाने के और फ़वाइद कम हो रहे होते हैं। अच्छा, गोश्त में भी प्रोटीन का सोर्स जो आप बता रही हैं उसमें बीफ है, उसमें जितने गोश्त है, जिसमें हमारे पास इवन प्रॉन्स, लॉबस्टर, बीफ, चिकन, मछली, मटन, लैम्ब, शीप, सब कुछ जो है ये सारा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अच्छा। और दालें उसकी निस्बत हाफ प्रोटीन भी नहीं रखती हैं, जो कि प्रोटीन दालों के अंदर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो गोश्त के अंदर। तो क्या वीगन डाइट जो है वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत प्रोवाइड कर सकती है बॉडी को? कभी भी नहीं कर सकती अगर आप वीगन होते हैं किसी भी वजह से। अब देखिए वही बात कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। अगर कोई वीगन है तो उसको चाहिए फिर कि वो 7 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करे। होता ये है मसल लॉस शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज B12 नहीं मिल रहा। B12 अगर आपको नहीं मिल रहा, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। एंड ऑल्सो जो डाइट है वो ये जो गोश्त वगैरह है ये फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसे लोगों की एजिंग भी जल्दी हो जाती है। ऐसे लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स, हमें सुनाई देता है जी वीगन डाइट पे चले जाओ हार्ट के प्रॉब्लम से बच जाओगे, सारा कोलेस्ट्रॉल तो मटन में है, सारा कोलेस्ट्रॉल तो बीफ में है। बट द थिंग इज जो हेल्दी फैट्स है वो भी तो एनिमल सोर्सेज से कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं, तो वो वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जिनके मैं बारे में बताना चाहूँगी। एक तो विराट कोहली के बारे में बताऊँगी कि आपको पता है वो खेलते भी हैं, ग्राउंड में भी होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको पसंद किया जाता है। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड भी हैं, बट वो वीगन है। तो वो अपने बॉडी के अंदर ये सारी ग़िज़ाइयत कैसे पूरी करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर कैसे आते हैं, प्रोटीन इनटेक उनको कैसे मिलता है? जाहिर सी बात है उनको तो मैदान में खेलना है, उनको तो एक्सरसाइज भी करनी है, उनकी तो ट्रेनिंग भी बहुत है, फिर प्रेशर भी ऑन टॉप उनके ऊपर बहुत होता है। तो ये सब चीज़ों के साथ वो वीगन है, तो कैसे वो मैनेज करते हैं, प्लीज़ इलैबोरेट। अच्छा फिज़ा, वीगन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज आपको चीज़ें ही पूरी करनी है वो आप सप्लीमेंट से। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स मिल जाते हैं, प्लांट बेस्ड आपको सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। आप आयरन सप्लीमेंट से ले सकते हो, B12 ले सकते हो, ओमेगा 3 ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो। एक एक चीज़ अगर आप दवाई की फॉर्म में, सवाल ये उठता है क्या सप्लीमेंट्स इन चीज़ों का मुतबादल है? नेचर सबसे बेहतर सोल्यूशन है हमारे पास। हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप गोश्त खा सकते हो, और मुझे लगता है कि इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप किसी वजह से वीगन हो गए हो और आप सप्लीमेंट से ये सारा कुछ पूरा कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है। बट कब तक सप्लीमेंट्स हम खा लेंगे? I mean, वो एक जेब पे खर्चा भी हो जाता है पूरी उम्र के लिए। विराट कोहली अगर जैसे बिल्कुल वीगन है और इस तरीके का ग्राउंड प्रेशर भी है, एक्टिविटी भी है, हैवी एक्सरसाइज भी है, फिर आप मुझे बताइए उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑन स्पेशली फ्यूचर। अल्लाह ना करे कभी हो, अल्लाह ना करे, मगर हम सिर्फ प्रिकॉशंस में बता रहे हैं, उनकी मिसाल रख के, क्योंकि दुनिया जो स्टार्स करते हैं तो ये सारे हीरोज़ करते हैं, उन्हीं को देख के वैसी उस ट्रेन में सवारी करना शुरू कर देती है। तो प्लीज़ हम इस हिसाब से बात करें, इसको गलत ना समझेगा। अल्लाह ताला को बहुत ज़िंदगी दे। जी, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर। बात फिर वही आ गई कि जो चीज़ आप पूरी नहीं कर रहे, उनके डाइटिशियंस, आई एम
श्योर कि वो सारा कुछ कैलकुलेट करते होंगे कि आज की आपकी डाइट में आयरन इतना हुआ है, बाकी इतना आयरन रहता है, उसके लिए ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये भी तो कहा ना साथ कि नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, फिर वो नेचर को मुतबादल भी नहीं हम कर रहे, फिर वो ये सारी चीज़ें आप कहती हैं सिचुएशनल सही हो जाएगी। हाँ देखिए, बात यह है कि अगर एक बंदा बाय चॉइस वो सप्लीमेंट्स पे चला गया है, वो कहता है कि मैंने नहीं नेचर की बनी हुई चीज़ खानी, मैं सप्लीमेंट से अपने सोर्सेज पूरा कर लूँगा, अगर वो लाइफस्टाइल वो पूरी उम्र लेकर चल सकते हैं, वो अफोर्ड करते हैं उस लाइफस्टाइल को, वो एक डाइटिशियन अफोर्ड करते हैं जो कि डेली बेसिस पे उनको कैलकुलेशन करके देंगे, वो एक सप्लीमेंट अफोर्ड करते हैं, मल्टीविटामिन्स हर तरह के अफोर्ड करते हैं, एक्सेसिबल है हर चीज़। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अगर लेट से कोई बंदा वीगन हो जाता है, अब हमें कोई सप्लीमेंट चाहिए, हमें तो वो बाहर से मंगाते कभी इंपोर्ट पे बैन हुआ हुआ है, कभी कोई मसला, हर चीज़ उनके पास एक्सेसिबल है, हर चीज़ उनके लिए अफोर्डेबल है, डाइटिशियंस उनके पास बेस्ट बैठे हैं जो एक एक चीज़ उनको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। एंड सबसे बढ़कर जो विराट कोहली के बारे में मैं कहूँगी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। फिजा हमारे वाला तो हाल है नहीं, तो जिस बंदे की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो उसको बहुत सारी चीज़ों का वैसे ही मार्जिन मिल जाता है। अगर तो आप उस लेवल पर जाके अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एक लेमैन की हम बात करें, एक आम बंदे की बात करें, इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी पाकिस्तान में रह के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को नहीं कैलकुलेट कर पाते जब हम वीगन होते हैं, तो बिकॉज अगैन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी पाकिस्तान में रह के चीज़ों की वैसी नहीं होती, अच्छे सप्लीमेंट्स भी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इवन बाहर के मुल्कों में भी या तो हो कि आप बहुत लाखों करोड़ों डॉलर्स अफोर्ड करते हो तो फिर तो आप अपने सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, आम बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। वीगन डाइट जो है आयशा, इसके बारे में बताइएगा, क्या ये दिल की सेहत के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा काम करता है? फिजा, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ये दिल की सेहत के दिल के लिए बहुत अच्छा है। हम शॉर्ट टर्म वीगन डाइट पे जा सकते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आप शॉर्ट टर्म वीगन डाइट से क्या मुराद है, आप 3 मंथ्स तक, जैसे किसी को यूरिक एसिड हो गया, हम उसको भी तो कह देते हैं आपने बीफ मटन का इस्तेमाल नहीं करना, ये शॉर्ट टर्म हम डाइट पे लेके जा सकते हैं पेशेंट को फॉर 3 मंथ्स। उसमें भी आपने सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं ताकि पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। उस केस में आप एक अंडरलाइंग इशू को इससे ट्रीट ज़रूर कर सकते हो, मगर ये लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं हो सकता। एक शॉर्ट टर्म आप एक डाइट पे जाते हो, जैसे खुदा ना खासा किसी को डायरिया हो गया, अब वो भी तो ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो है शॉर्ट टर्म अप्रोच जो कि आपने कुछ सर्टन पीरियड के लिए अडॉप्ट करनी है, उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। तो सर्टन पीरियड के लिए आप वीगन डाइट पे जा सकते हो, बट ये लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, ये पूरी उम्र के लिए चीज़ें नहीं चल सकती, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। परफेक्ट, वी गोना टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम नॉन वीगन और वीगन डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ ऑन ट्रेंड राइट नाउ। लेट्स टॉक बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक नहीं है मेरा, मगर मुझे एक टॉपिक से हटके इतना अच्छा इन्होंने भी एक टोटका बताया, व्हिच इज़ लाइक, ये डाइटिशियन ही कोई अच्छी बता सकती हैं। इन्होंने बताया मेथी का जो मेथड़े का जो दाना है ना, वो और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो रात को हम मिकदार करके आप पानी में भिगो दें, और सुबह जब आप उठें तो उसको आपने बॉईल नहीं करना या बस कुछ नहीं करना, उसको आपने छानना है नहीं छानना, आप उसको सुबह सुबह नहार मुँह पी जाइए। उससे ये होगा कि आपका वेट भी लूज़ होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपके फेस पे बॉडी में जो स्वेलिंग होती है एकदम से, जो ऐसे आप फूले फूले लगते हैं, वो नहीं लगेंगे आपका, तो हर चीज़ नॉर्मलाइज लगेगी। ऐसी है ये वेट लूज़ के लिए भी बड़ा काम करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है फिजा। लेकिन कोई एक चीज़, जैसे जो ज़ीरा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, जो मेथी दाना है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मेथी दाना और ज़ीरे का पानी पी के उसके बाद पूरा दिन निहारी पाए खाएंगे तो फिर इसने वेट लॉस नहीं कराना। हाँ, अगर आप वेट लॉस डाइट प्लान पे हैं तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं वेट लॉस को बढ़ाने में, उस पूरे प्रोसेस को ज़रा बेहतर कर सकते हैं। अब ये वाली चीज़ जो आपने बताई है, इसके भले हम वेगन डाइट पे हों, नॉन वेगन डाइट पे हों, उसके अलावा भी हम इसके साथ इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। ज़बरदस्त। मुझे बताइए कि नॉन वेगन डाइट जो होती है जिस्मानी ताकत को बढ़ाने में मददगार साबित होती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। ये नॉन वेगन डाइट क्या है, जिसमें हम एनिमल सोर्सेज से दूध जो आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ है B12 का अच्छा सोर्स। एज आई सेड कि जो B12 है वो आपके पट्ठों के लिए बहुत
अच्छा होता है। जो लोग B12 का इस्तेमाल नहीं करते उनके पट्टे ही तो कमज़ोर हो जाते हैं। सो अगर आप नॉन वीगन डाइट में आपको B12 अच्छा मिल रहा है, आपको कैल्शियम अच्छा मिल रहा है, आपको हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो आपको अनहेल्दी फैट्स भी वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे, बट मॉडरेशन के अंदर आपको हेल्दी फैट्स अच्छे मिल रहे हैं जो कि ज़ाहिर आपके पट्टों को मजबूत करेंगे, ओवरऑल आपको आयरन भी ज़्यादा देंगे, कैल्शियम भी ज़्यादा देंगे, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अच्छा, कुछ लोग अब सब्जियां बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं खाते और वो सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त की डाइट पे चले जाते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, मछली हो, बीफ हो, लैम्प जो भी हो, तो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब इस सिचुएशन में उनके लिए क्या जिस्मानी सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं? इसको हम कहते हैं कार्निवोर डाइट, जिसमें उन्होंने सिर्फ गोश्त खोरी करनी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि गोश्त के अंदर फाइबर नहीं होता फ़िज़ा। फाइबर आपकी गट के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। हर बीमारी का कहीं ना कहीं ताल्लुक एट द एंड जाके फाइबर से निकल आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फाइबर आपकी डाइट से निकलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर। सो जो लोग सिर्फ कार्निवोर डाइट पे जाते हैं उनका फाइबर पूरा नहीं होता। उससे होता क्या है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सबसे पहले तो आती है जी कॉन्स्टिपेशन ही ठीक नहीं हो रही पेशेंट की, और कहीं ना कहीं उसकी वजह ये होती है कि वो कार्निवोर डाइट पे होता है। फिर पाइल्स का मसला ऐसे लोगों को शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है जी ब्लड प्रेशर का मसला, यूरिक एसिड बढ़ने लग गया, क्योंकि जब खाना ही मटन, बीफ और गोश्त है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, मॉडरेशन में नहीं खाना, बैलेंस में नहीं खाना, तो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगे। हर चीज़ अगर आप मॉडरेशन में लें तो वो फ़ायदेमंद है। रेनबो डाइट पे जाएं। रेनबो डाइट होती है कलरफुल डाइट, आपकी प्लेट के अंदर सब कुछ होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके एक बैलेंस। कुछ लोग ये भी करते हैं कि मुर्ग मुसल्लम हो गया और जितना गोश्त वगैरह है, ऐसी अशिया होती है, सब कुछ खाते हैं, मगर साथ में कहते हैं थोड़ा सा सैलड खा लो तो सब बैलेंस हो जाएगा। तो ये ठीक है? देखिए, मुर्ग मुसल्लम अगर आपने हेल्दी तरीके से बनाया हुआ है, आपने उसको ग्रिल किया है या आपने उसको स्टीम किया, उसमें 1 से 2 चाय के चम्मच ऑयल डाला है, इससे ज़्यादा नहीं, और साथ में आपने सैलड रख लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपेंड करता है कि सैलड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फ़िज़ा कई लोग सैलड ही इतना बुरा बनाते हैं, उसके अंदर मैक्रोनी उबाल के ऊपर सॉस डाल देते हैं। मैक्रोनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। अब मैक्रोनी का ही सैलड बना दिया, उसके अंदर कोई सब्ज़ी बराए नाम है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्जियां आप साथ लें, कच्ची कटी हुई सब्जियां हो सकती हैं, साथ आप एप्पल साइडर डाल सकते हैं, उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं। एप्पल साइडर के लिए भी आपने बात बताई, ब्रेक में बता देती हूँ। आयशा कह रही थी कि एप्पल साइडर को पानी में घोल के नहीं पीना। एप्पल साइडर जब आपने लेना है तो वो आपने सैलड के साथ, किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, किसी सब्जी के साथ ऐसे इस्तेमाल करना है, वरना ये आपकी गट हेल्थ को सारा बर्बाद कर देगा। पानी में घोल के नहीं पीना, इसको आपने सलाद पे डाल के विद मील इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलड के ऊपर आप एप्पल साइडर या लेमन डाल के उसका इस्तेमाल करें, साथ में आप गोश्त का इस्तेमाल एंड थोड़े से कार्ब्स। अब कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। कहीं ना कहीं कार्ब्स में ज़रूरी नहीं है कि आपने रोटी चावल ही खाने, आप 2 खजूरें खा लें, वहाँ से भी आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ 2 खजूरें ले लें, आपका पूरा मील कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगी कोई ऐसी टिप जो आपको लगता है कि आप ज़रूर दें उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे वेगन डाइट या नॉन वेगन डाइट को फॉलो करने के चक्कर में जो है ना एक तरफा हो जाते हैं, और जो कंबाइन आपने कहा कि रेनबो डाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डाइट। अगर आपकी प्लेट में सारे कलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, हर तरीके का मौसमी सब्ज़ी है और साथ साथ गोश्त भी है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, तो वो आपका एक कंप्लीट रेनबो मील है, राइट? अगर इस तरीके की डाइट कोई नहीं ले रहा, अब उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले सबसे पहली बात तो ये फ़िज़ा कि ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। व्हेन इट कम्स टू डाइट, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, आप डाइटिशियंस को, डॉक्टर्स को फॉलो करेंगे, ट्रेंड्स को देख के आप अपनी सेहत को ख़राब नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप किसी वजह से वीगन हुए हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म डाइट है, आप इसको 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम लेके चलेंगे, उसके बाद आपने नॉर्मल डाइट की तरफ आ जाना है। किसी वजह से अगर आपको वीगन होना पड़ गया या आपका मज़हब आपको गोश्त खाने की इजाज़त नहीं देता, उस केस में आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल साथ में ज़रूर रखना है, ताकि आपको इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना पूरे करने पड़ें, कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना इसके भुगतने पड़ें। इसके साथ साथ आपने अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है, अगर आपका मज़हब आपको वीगन होने का कहता है। नट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें और दालों का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जितना हो सकता है नेचुरल तरीके से आपको प्रोटीन मिले। बाकी आप फिर सप्लीमेंट से, प्रोटीन वे प्रोटीन से या प्रोटीन सप्लीमेंट से, प्रोटीन पाउडर से उसको पूरा कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही मैसेज दूंगी कि जितना हो सके बैलेंस डाइट खाएं, सब कुछ खाएं,
सब कुछ खाएं डाइट में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगी। गोश्त भी उसी में आ जाता है, सब्जियां भी उसी में आ जाती हैं, फ्रूट्स भी उसी में। हर चीज़ अगर आप एक बैलेंस में रहेंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद देगी। अच्छा, एक आपने बताया ना कि वीगन डाइट, नॉन वीगन डाइट के बारे में, इन दोनों के हिस्सों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पकाने में तेल वगैरह का या घी का इस्तेमाल तो होता ही होता है। आप क्या प्रेफर करती हैं कि हेल्दी डाइट के लिए नॉन वीगन, वीगन डाइट कोई सी भी इस्तेमाल की जा रही है? तेल कौन सा, घी कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, लोगों को लगता है। बट लोग ये भी तो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ऐसे पका नहीं सकते, भून नहीं सकते, इसका भी बात बता दें। नहीं, गलत है। आप इसको पका सकते हैं, बस अगर आप भून के तो कोई भी ऑयल लेंगे, वो आप कोई भी दुनिया का ऑयल लेंगे, उसको पकाते जाएंगे जैसे हम, वो ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप तरीके से कुकिंग करते हैं, अच्छे तरीके से, उसको ओवर कुक नहीं करते अपने मील्स को अगर आप ओवर कुक करते हैं वैसे भी सारे न्यूट्रिएंट्स आया हो जाते हैं। अगर आप हमारी तो हांडी जब तक भुने ना, सब्जियों की भी, जब तक पालक का रंग काला ना हो जाए तब तक के तो पालक का जायका कोई नहीं हमें आता। बस भी तो जायकों से निकल आएंगे तो फायदा होगा हमें। वो तो फिर हम सिर्फ खोखली चीजें खाए जा रहे हैं ना, पेट को भर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो नहीं रहे। अगर आप ओवर कुक कर रहे हैं तो उसमें तो कोई भी ऑयल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप तरीके से कुकिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर है। अगर आप देसी घी में पका सकते हैं, देसी घी सैचुरेटेड फैट में आता है, नाश्ता उसमें बना सकते हैं। वैसे कोई भी मील स्लाइस वगैरह सेक सकते हैं? अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कार्ब्स को उसके ऊपर, जैसे देसी घी को रोटी पे लगा के नहीं खाना, वो फिर फ़ायदा इससे ज़्यादा आपको नुकसान देगा। आपने बनाना, आप नाश्ते में अंडे उसमें बना सकते हैं। पहले कि मैं जाऊं जल्दी बताएं यहाँ पे, क्योंकि हम पंजाब से है ना, पंजाब में तो यही होता है कि रोटी बनाई, ठीक है, उसके बाद हाँ घी लगाया तो उसको पकाया नहीं, उसको कच्चा उतारा, बस गरम रोटी पे देसी घी रख के सालन के साथ दे दोनों दिया। केसेस खाना है कि नहीं खाना? नहीं खाना, बिल्कुल भी इस तरह से देसी घी इस्तेमाल नहीं करना। क्या होगा सैचुरेटेड फैट अगर खा लिया जल्दी से? टाइम हार्ट की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ जाएगा आपका। सो सैचुरेटेड फैट सिर्फ 7% आपकी डाइट में होने चाहिए, और वो आप नाश्ते में, चलो जी अंडा उसके अंदर बना लिया, कुकिंग में इस्तेमाल करें, ये नहीं कि कार्ब्स के ऊपर लगा के। लास्ट मक्खन भी नहीं, मक्खन भी नहीं, बिल्कुल सेम कैटेगरी। तो हमारी नानी दादियां तो हमें कहती है ये खाओगे तो मुंह निकलेगा, ये खाओगे तो रंग साफ होगा। हाय अल्लाह, इसके पूरा शो करना पड़ेगा। आप आएंगी दोबारा इस टॉपिक के ऊपर, ये जो देसी चीजें हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। आयशा को दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल। आज के शो पे आप सबने मेरा बहुत साथ दिया। आपसे कल मुलाकात करूंगी, इसी तरह आपका प्यार और साथ चाहिए। खुदा